शपथ लेती हूँ विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। देखो, आज ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो रोज़ शपथ लेता था भारत पे आक्रमण करने की, और तुम शपथ लेते हो भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने की। तो ऐसे आदमी भी हैं जिसने रोज़ शपथ लेता था, सो उठ करके शपथ ही लेता था कि भारत में मुझे साल में एक बार आक्रमण करना है, और उसने 17 बार आक्रमण किए थे अपने जीवन काल में। आज ऐसे ही लोगों की यहाँ पर हम लोग कहानियाँ और दास्तान सीखेंगे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत। तो हम लोगों का मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, शुरुआत कर चुके हैं, आगाज हो चुका है मध्यकालीन भारत का। इसमें समझेंगे किस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत को लूटा और भारत में आकर के अपनी सत्ता स्थापित की। कल हम लोगों ने अध्ययन किया था कि अरब आक्रमणकारियों ने भारत में जो है सबसे पहले आक्रमण किया। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रांता थे कौन थे? अरब आक्रमणकारी, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम उसने सफल आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले जो है आक्रमण हुए थे, लेकिन 712 एडी में जो सफल आक्रमण हुआ था किसका हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का। तो हम लोग अगर मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो मुस्लिम आक्रमण मध्यकाल में दो तरीके से दिखाई देते हैं, एक अरब आक्रमण और दूसरा तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आपको 712 एडी का डेट याद रखना है। 17 साल का बालक ही कहेंगे, 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, सफलतापूर्वक आक्रमण किया, और सिंध वाले प्रांत को इसने विजित किया। और सिंध में एक हिंदू शासक दाहिर नामक शासक हुआ करता था, राजा हुआ करता था, जिसको पराजित किया, और उसकी राजधानी देवल थी। सिंध की राजधानी उसमें क्या थी? देवल थी। तो देवल की राजधानी को जीत लिया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो यहाँ पर हमने जो है अरब आक्रमण को देखा था। अब हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में दो महान आक्रांता हुए। अब भाई आक्रमणकारी थे तो महान शब्द कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन महानता रही होगी तभी तो उन्होंने भारत में आक्रमण किया। एक अच्छे सेनानायक रहे होंगे तभी तो भारत में आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर बात ये उभर कर आती कुछ चीज़ें कि आपने भारत का नक्शा समझ लिया है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सब सीमाएं जो है उसमें भारत के अंदर ही थी। पूरे देश जो आज अलग हैं। तो इनको हम लोग नक्शे में थोड़ा सा एक बार फिर से समझते हैं और उन परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत में इन विदेशी आक्रमणकारियों को आने का मौका मिला। वैसे तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन क्यों आए तो इसके पीछे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये पूरा भारत था, ये पूरा क्या था? भारत था। यहाँ पर जो है थोड़ा सा और यहाँ पर एक पर्वत था जिसका नाम था हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत था यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने बताया था एक नदी चेनाब नदी थी। कौन सी नदी? चेनाब नदी। अब ये चेनाब नदी से लेकर के हिंदू कुश पर्वत तक का पूरा क्षेत्र जो है उस समय हिंदू शासकों के अंतर्गत आता था। यहीं पर जो है एक सिंध था, ये मुल्तान वाला क्षेत्र था, ये सिंध प्रांत था। सिंध प्रांत पे जो है किसका शासन था उस समय? दाहिर का। जब अरब आक्रांता आया था तो दाहिर का था। और हिंदू कुश पर्वत यहीं पर जो है, अब ये पर्वत है और मध्य एशिया से, इधर से अरब से और ये मध्य एशिया से आक्रांता भारत में आते थे। तो इस पर्वत श्रृंखला, ये बहुत विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिस ऐसे ये घूम करके ये जो है ये पूरा हिमालय का पर्वत है। तो भारत बहुत सुरक्षित था। भारत उत्तर से और पश्चिम से बहुत सुरक्षित था। इसीलिए प्राचीन समय में जो है शुरुआत में इतने आक्रमण नहीं हुए, इतने ज़्यादा आक्रमण नहीं हुए। लेकिन हिंदू कुश पर्वत में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन से? एक तो यहाँ पर खैबर दर्रा है, दूसरा यहाँ पर गोमल दर्रा है। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, ये हिंदू कुश पर्वत में जो है दो प्रमुख दर्रे हैं। कौन से? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। दर्रा का मतलब क्या होता है? दर्रा को अंग्रेजी में बोलते हैं पास। दर्रा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पास। तुम लोग
जब क्लास में पढ़ते थे तो क्लास में एक पास मिलता था, लकड़ी का, हाँ लकड़ी का, लोहे का, टिन का पास मिलता था ना। तो उस पास से क्या करते थे, आस पास जाते थे, पास जाते थे ना, पास ले करके मतलब एक दूसरे को पास करते थे, फिर टॉयलेट और पानी के लिए जाया करते थे। तो ऐसे ही पास जो है दर्रे को कहते हैं। दर्रा का मतलब होता है ऐसा स्थान, ऐसा रास्ता, पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा रास्ता जिससे आर पार जाया जा सके, आर पार जाया जा सके, तो उसे बोलते हैं पास या दर्रा। अब पहाड़ में अगर पास नहीं होंगे, दर्रे नहीं होंगे, तो फिर इस पहाड़ को उस तरफ से पार करके आना बड़ा मुश्किल होगा। तो इन दर्रों के रास्ते से जो है, जब दर्रों के बारे में पता चला विदेशी आक्रांताओं को, तो खैबर और गोबल जैसे दर्रों के माध्यम से इन्होंने भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया। तो इन दर्रों से आते गए और यहाँ आक्रमण करते गए। तो अरब के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण भारत में क्यों हुए और कहाँ, ये कौन थे तुर्क, आखिर कौन थे तुर्क? वास्तव में प्रारंभिक समय में मुसलमान नहीं थे भाई। मुस्लिम धर्म का उदय तो 610 एडी के आसपास हुआ, ठीक है। 570 एडी में मोहम्मद बिन मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म होता है और उसके बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती। तो लगभग 610 ईस्वी के आसपास इन्होंने मतलब मुस्लिम धर्म की स्थापना की, ठीक। तो 610 ईस्वी में मुस्लिम धर्म स्थापित हो जाता है और स्थापित हो करके अभी जो है पूरी दुनिया में व्यापक तरीके से फैला नहीं था। इसी में तुर्क जो थे मध्य एशिया के थे। यहाँ पर कहीं मध्य एशिया है, ये हम यहाँ भारत मान के चल रहे हैं, तो ये क्या है, मध्य एशिया। मध्य एशिया में हमने बताया था तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जो है इस तरीके से 4-5 देश हैं, ताजिकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इस तरीके से 5 देश आते हैं। इनको आप देख लेना मानचित्र उठा करके, विश्व का मध्य एशिया के देश कहलाते हैं, जो कि पहले क्या थे, पूर्व सोवियत संघ के भाग थे। पूर्व सोवियत संघ के भाग थे मध्य एशिया में। हमने पढ़ाया है, 5 कंट्री के नाम बताए हैं। तो यहाँ पे कैस्पियन सागर था, कैस्पियन सागर के जो है पूर्व साइड में ये 5 देश स्थित थे, ठीक। तो इन 5 देशों को मध्य एशिया कहा गया। यहीं पर रहती थी तुर्क जनजातियाँ। कौन सी जनजातियाँ? तुर्क जनजातियाँ। ये एक्चुअली क्या थी, ये लड़ाका जनजातियाँ थीं। और जो इस समय अरब कंट्रीज़ में, अब इस समय देखो खलीफाओं का शासन हो गया था। खलीफा मैंने बताया था ना, मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर शासन सत्ता किसने संभाली थी? खलीफाओं ने। तो अब कोई भी शासक जो भी बनता था अरब क्षेत्र में, मुस्लिम शासक जो भी होता था, वो खलीफाओं से जो है अपनी तस्दीक करवाता था, मोहर लगवाता था कि मैं यहाँ का राजा हूँ, शासक हूँ। क्योंकि खलीफा को एज ए जो है क्या माना गया था कि ईश्वर के वो जो संदेशवाहक हैं, ईश्वर के संदेशवाहक हैं, जिनको पैगंबर साहब ने जो है मतलब उनकी स्वीकृति से शासन करने को जो है एक तरीके से धार्मिक राजा हुआ करते थे, धार्मिक शासक होते थे खलीफा। तो उनकी सहमत से जो है इस क्षेत्र में तमाम प्रकार के राजवंश पैदा होते हैं अरब कंट्रीज़ में और मुस्लिम शासन सत्ता चलती है। तो उसी शासन सत्ता में तुर्क कौन थे? इन्हीं के जो है भाड़े के टट्टू थे, सैनिक थे, टट्टू सैनिक थे, भाड़े के सैनिक हुआ करते थे। किसके? अरब शासकों के। तो वो भाड़े पे काम करते थे और मौका मिल जाता था, जब काम नहीं मिलता था तो लूटपाट करते थे। तो इस तरीके से लूटपाट करते थे, भाड़े का काम करते थे। और चूँकि मध्य एशिया के जो क्षेत्र है, इसकी जलवायविक दशाएं ऐसी है ना कि यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं बहुत हट्टे कट्टे, बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल होते हैं। ये पूरा क्षेत्र, ये आप देखो अफगानिस्तान का क्षेत्र उठा लोगे, ये पूरा क्षेत्र जहाँ के लोग होते हैं ना बहुत भभूका, एकदम गोरे से होते हैं, लंबे तगड़े होते हैं, जिनको आप मतलब वैसे इस समय पठान के नाम से इस पूरा क्षेत्र पठानी इलाका कहलाता है। तो इस पूरे क्षेत्र के लोग आप देखोगे काफ़ी लंबे तगड़े होते हैं। तो लंबे तगड़े होंगे तो उनका जो है मतलब बल भी ज़्यादा होगा बाजुओं में। तो ये काफ़ी जो है लड़ाका प्रजातियाँ थीं। तो ये अब ये जब धीरे धीरे करके इनके जो है जब सैनिक थे, भाड़े के सैनिक हुआ करते थे अरब देश के शासकों के, तो यहाँ पर धीरे धीरे कुछ लोग, कुछ ऐसे तुर्क थे जिन्होंने अपनी प्रदर्शन से, अपनी पावर से, अपनी शक्ति से सत्ता को हस्तांतरित कर लिया, सत्ता पे काबिज हो गए। और यहीं पर जो है एक और व्यवस्था चल रही थी उस समय, दासों की, गुलामों की। गुलाम एक्चुअली उस समय क्या होते थे कि व्यक्तियों को खरीदा जाता था, खरीद फरोख्त होती, जैसे वस्तु खरीदते नहीं ऐसे गुलामों का व्यापार होता था। गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। तो गुलाम में भी ऐसे कुछ गुलाम होते थे जो काफ़ी जो है बहुत मतलब शासन सत्ता में उनकी रुचि होती थी, सैनिक अच्छे हुआ करते थे। तो ऐसे ही कुछ तुर्क गुलाम भी हुआ करते थे।
तो इस तरीके से इन लोगों ने जो है यहाँ से जब ये अरब क्षेत्र के मतलब सत्ता में काबिज होना शुरू कर दिया, तो ये अफ़गानिस्तान में आकर के एक गजनी स्थान है, आपने गजनी मूवी देखी होगी, देखिए ना, तो गजनी एक स्थान है अफ़गानिस्तान में, गजनी में आकर के अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन नामक एक तुर्क सरदार जो था उसने अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। किसने? अलाउद्दीन ने। पहला तुर्क जो तुर्क मुसलमान, अब ये मुसलमान हो गए थे क्योंकि धीरे धीरे करके मुसलमानों का जो है एक मतलब वो था पूरा क्षेत्र में जो है प्रवाह हो रहा था, और चूँकि इनको जो है खलीफाओं से एक वो भी लेना था, तस्दीक भी लेना था, तो अब ऐसे जनजातियाँ थीं भाई, पहले जातियाँ नहीं होती थी इस क्षेत्र में, खास करके अरब क्षेत्र में जो है वो कुछ उस तरीके से धर्म नहीं होते थे, सब कैसे थे, यायावरी, सब प्राकृतिक धर्म थे। लेकिन अब चूँकि मुस्लिम धर्म का उदय हो गया था अरब क्षेत्र में, तो उसके प्रभाव में जब तुर्क आए तो तुर्क भी मुसलमान बनने लगे। जब तुर्क मुसलमान हुए तो इसमें अलाउद्दीन नामक एक पहला ऐसा मुस्लिम सरदार था, अलाउद्दीन, जिसने अलाउद्दीन, ठीक है लिखा, अलाउद्दीन ने जो है एक सत्ता स्थापित की। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान के गजनी वाले क्षेत्र में, अफ़गानिस्तान के गजनी को उसने अपनी राजधानी बनाई। और इसका एक गुलाम था सुबुक्तगीन, अलाउद्दीन का एक गुलाम था सुबुक्तगीन। भाई गुलाम खरीद लिया, कहीं अच्छा लगा उसको गुलाम, तो उसको रख लिया, अपने राजमहल में अपने साथ रखता था। तो उस सुबुक्तगीन गुलाम इसके बाद में वहाँ का क्या बनता है? राजा बनता है। सुबुक्तगीन नामक गुलाम उसके बाद राजा बनता है। किसके बाद में? अलाउद्दीन के बाद। अब सुबुक्तगीन का एक बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी। ये किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन ने सबसे पहले आक्रमण किया भारत पे, इन दर्रों के माध्यम से, गोमल और खैबर दर्रों की सहायता से, माध्यम से भारत के इस वाले क्षेत्र में, जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आक्रमण किया है। किसने? सुबुक्तगीन ने, लेकिन असफल रहा। यहाँ पर इस समय हिंदूशाही शासक हुआ करते थे, हिंदूशाही वंश का शासन था इस पश्चिमोत्तर प्रांत में, पश्चिम वाले क्षेत्र में। किसका शासन था? हिंदूशाही शासक का। यहाँ पर जयपाल नामक एक राजा हुआ करता था। कौन था? जयपाल नामक एक शासक हुआ करता था। इसने पीट पाट दिया, सुबुक्तगीन को भगा दिया, और दोबारा आया, फिर मार करके ख़त्म कर दिया सुबुक्तगीन। अब यहाँ पर जो है गजनी में इसकी सत्ता खत्म हो गई। फिर इसका पुत्र महमूद गजनी में शासक बनता है। क्या बनता है? शासक बनता है। अब चूंकि जयपाल ने, जो हिंदूशाही शासक था, उसने मारा किसको? सुबुक्तगीन को। अब सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी जो है सत्ता पर बैठता है। कहाँ पर? गजनी में। कहाँ पर बैठता है? गजनी में। और गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो गजनी अब पूरा अफगानिस्तान नहीं था, आधा अफगानिस्तान तो भारत में ही था, हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम साइड में, आधा अफगानिस्तान उधर है, आधा इधर है, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसने जब गजनी की सत्ता संभाली, तो अब ये डेली प्रण करता था सुबह उठकर, जैसे तुम यहाँ प्रतिज्ञा करते हो कि हमें देश को भ्रष्टाचार मुक्त, सुंदर और स्वच्छ बनाना है, तो ये प्रतिज्ञा करता था डेली उठ करके कि हमें भारत पर हर साल आक्रमण करना है, भारत पर हर साल आक्रमण करना है। किस लिए? एक तो इसके पिता की मृत्यु हुई थी, मारा था किसने? जयपाल ने, उससे बदला लेना था। और सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया कही जाती है, भारत के मंदिरों में बहुत सोना है। सुन रखा था भारत के मंदिरों में बहुत सोना है, तो सोने को लूटना है, सोने को लूटना है। और चूंकि ये लोग जो है, जो एक तरीके से ये जो है ओरिजिनल मुस्लिम अभी नहीं बने थे, अरब कंट्रीज में जो ओरिजिनल मुस्लिम थे उनकी अपेक्षा ये अभी इतने ज़्यादा, इनको खलीफाओं ने एक पदवी दे दी थी कि तुम शासक बन करके इस साइड में जो कबीले हैं इनको संभालोगे। तो इनको सिद्ध भी करना था, खलीफाओं के समक्ष अपने आप को क्या करना था? सिद्ध करना था कि हमको ऐसे ही तुमने जो है मुहर लगाकर तस्दीक नहीं कर दी कि हम राजा बन गए, हम जो है पूरी दुनिया को रौंदने वाले व्यक्ति हैं। तो इनको जो है ये भी सिद्ध करना था, इसलिए इनको जो है भारत पर आक्रमण करने का एक मौका मिला। और दूसरी बात ये था कि भारत में ये क्यों सफल हुए? क्योंकि भारत उस समय, आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कि गुप्तोत्तर काल में, भाई देखो, दो शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण रही प्राचीन काल में, मौर्य शक्ति और गुप्त शक्ति। मौर्यकालीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे राजाओं ने पूरे भारत को एक में बांध दिया था, ठीक है। और जब बड़ी शक्ति खत्म होती है तो छोटी छोटी शक्तियाँ उभर करके आती हैं, छोटे छोटे राज्य बढ़ जाते हैं। और बढ़ते कैसे हैं भाई? जैसे किसी को सामंत बना दिया, जैसे मान लेते हैं कोई ये क्षेत्र है, रहलई एक जो है साम्राज्य है, मान लेते हैं रहलई एक साम्राज्य है, और यहाँ का राजा जो है उमेश जी हैं,
यहाँ के राजा उमेश जी को बना दिया गया। अब उमेश जी अकेले तो शासन चलाएंगे नहीं, आसपास बड़ा साम्राज्य है, महाव एक अलग जो है इनका जो है गढ़ हो गया, इधर जो है अलग एक गढ़ हो गया। तो इस तरीके से अब इनको संचालित करने के लिए इन्होंने महाव में एक सामंत बैठा दिया। महाव में क्या बैठा दिया? एक सामंत बैठा दिया। इधर दारापुरा में एक सामंत बैठा दिया। अब ये शक्तिशाली थे, इन्होंने केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी मृत्यु के बाद जो है कोई शक्तिशाली केंद्र, इनका बेटा जो है मान लो शक्तिशाली नहीं था, वो अपना मदिरा में मस्त है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो सामंत जो थे, महाव के सामंत, दारापुरा के सामंत, वो क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, कहेंगे भाड़ में जाए तुम्हारी सत्ता, हम तो यहाँ अलग बैठ करके शासन करेंगे। तो ऐसे करके छोटे छोटे शासकों का उदय होता था। तो छोटे छोटे शासक, अब भारत में जब केंद्रीय सत्ता खत्म हो जाती थी तो छोटे छोटे राजशाही शासक उत्पन्न हो जाते थे। तो ऐसे ही मौर्य के बाद मौर्योत्तर में आया, देखा हमने, फिर गुप्त के बाद गुप्तोत्तर शासक हुए, जो इस तरीके से मतलब पूरा भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो गया। और ये आपस में ही लड़ते भड़ते रहते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इसी का फायदा उठाया किसने? विदेशी आक्रांताओं ने। और हिंदू कुश पर्वत में खैबर और गोमल दर्रों की सहायता से ये भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिए। तो तुर्क आक्रमणकारी, पहला तुर्क आक्रमणकारी जो भारत आया था कौन था? सुबुक्तगीन। प्रश्न आता है उसमें दे देगा सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, अलब्तगीन। तो कौन था? सुबुक्तगीन। लेकिन असफल था। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सफल तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। ये असफल रहा, ये मारा गया। लेकिन दूसरा था इसका बेटा महमूद गजनवी, जो कि सफलतम जो है अभियान किया था। तो जब अब इसको पहला काम क्या करना था, अब इसने जो आक्रमण किया था 1000 एडी से लेकर के 1027 एडी तक भारत में आक्रमण किया। अब चूंकि शपथ लेता था कि हमें भारत में रोज आक्रमण करने हैं, तो इस 27 वर्षों में इसने 17 बार आक्रमण किए भारत में। ऐसा हेनरी इलियट ने कहा है। किसने कहा है? हेनरी इलियट, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था हेनरी इलियट। तो प्रश्न आता है कि किस इतिहासकार ने जो है महमूद गजनवी के बारे में कहा है कि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? तो हेनरी इलियट ने कहा है कि उसने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत में कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। अब इसका पहला जो आक्रमण हुआ था इसी क्षेत्र में हुआ था, पेशावर वाले क्षेत्र, ये पूरा पेशावर वाला क्षेत्र था। इसी पेशावर वाले क्षेत्र में इसका आक्रमण हुआ और यहाँ पर शासक था कौन? जयपाल, जिसने इसके बाप को मारा था। तो पहला 1000 का आक्रमण जो है इसका इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। फिर इसने 1001 ईस्वी में दूसरा आक्रमण हुआ। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ। जयपाल से इसकी भिड़ंत होती है। जयपाल जो कि इस वाले क्षेत्र में जो हिंदू शाही शासक राज था, पश्चिमी भारत के क्षेत्र में हिंदू शाही शासक जयपाल को युद्ध में हराता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। तो इसकी पहली प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है अपने बाप की हत्यारे को मारने की। लेकिन अब ये शांत नहीं बैठता है, ये बार बार आक्रमण करता है, कई बार असफल होता है। तो यहाँ पर एक बार ये जब असफल हुआ और रोज चूँकि प्रतिज्ञा करता था, और प्रतिज्ञा करने से देखो प्रतिज्ञा में बड़ी पावर होती है। तुम यहाँ प्रतिज्ञा करते हो, इसमें इतनी पावर होगी कि तुम जो है धीरे धीरे आने वाले समय में वास्तव में जो है तुमको पता नहीं चलेगा कि अपने शरीर के अंदर अपने जो है भेजे में क्या जन्म दे रहे हो, क्या पैदा कर रहे हो। ठीक है। तो इस प्रतिज्ञा में इतनी पावर होती है कि ये कभी कभी निराश हो जाता था, हताश हो जाता था। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही किसी जगह युद्ध से मतलब निराश हताश होकर लौट रहा था, तो इसने देखा कि जो है चींटी अपने अंडों को ले करके दीवार पे चढ़ रही हैं। किसी गुफा में रहा होगा, गुफा पे चढ़ रही हैं, किसी जो है बार बार चढ़ रही हैं, बार बार गिर रही हैं। वो बनाते हैं ना दीवार पे चढ़ने के लिए, फिर वो एक ढेर सा लगा देते हैं, ले जा करके रेत, फिर ऊपर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं इस तरीके से। तो चींटी की इस जो है घटना को देख करके उसके दिमाग में एक बात आई कि ये चींटी भी तो जो है हमारी तरीके से एक जीव है, इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का हिस्सा है। जब चींटी बार बार असफल हो रही है, गिर रही, फिसल करके गिर रही, फिर हारती नहीं, दोबारा फिर उठ करके चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, तो हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी जो है अब मरते दम तक भारत पर आक्रमण करते रहना चाहिए। इसको वहाँ से भी शिक्षा मिलती, सबक मिलती है। तो तुम्हें भी इनसे शिक्षा ले सकते हो। महमूद गजनवी आक्रांता था, इसको हम गाली दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत में आया इसलिए भारत की व्यवस्था बदल गई। अगर ये भारत में नहीं आया होता आक्रमण करने, तो भारत की आज दशा और मध्यकालीन भारत की कुछ और व्यवस्था होगी, कुछ और व्यवस्था रही होती। लेकिन इनसे भी हमको सबक लेनी चाहिए
कि ऐसा व्यक्ति जिसने जो है चींटी से शिक्षा लेकर के और भारत पर 17 बार आक्रमण किया, बहुत सारे आक्रमण उसके सफल रहे, सफलतम पूर्वक उसने भारत में जो है अपने आक्रमण किए। लेकिन भारत में साम्राज्य स्थापित करने का सपना उसका कभी नहीं रहा, सिर्फ लूटपाट करना था। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी, मंदिरों में सोना था, तो सोना वो क्या करता था, चूँकि जो है नया नया मुस्लिम धर्म अपनाया था। कोई भी व्यक्ति अगर नया धर्म अपनाता है तो उस समय बहुत जोश में होता है कि हम जो है इस धर्म के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं। वो भी जोश में था, तो उसने क्या बीड़ा उठाया। देखो, मोहम्मद साहब ने तो ये कहा था कि मूर्ति पूजा वर्जित है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर क्या है, एक है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार है ईश्वर, तो उसको हम किसी आकृति में, किसी आकार में नहीं बना सकते। ये मोहम्मद साहब ने कहा था, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था ये बात। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा था कि दूसरे धर्म के जो है, किसी दूसरा धर्म अगर किसी उस चीज़ पे आस्था रखता है, मूर्ति की पूजा करता है या कुछ करता है, तो उसे हम नष्ट करें। हाँ, अगर हम समझाते हैं, अगर हमारी बात उसको समझ में आती है तो समझ करके हमारे धर्म को अपना सकता है, ग्रहण कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है। लेकिन नया नया था भाई, धर्म के बारे में कुछ ही लोग जान सकते हैं जो उसकी गहराई तक उतरे होंगे, नहीं तो बाकी लोग धर्म में क्या करते हैं, लड़ाने वाले ही होते हैं। बहुत सारे आप धार्मिक पाखंडियों को देखेंगे जिनकी वजह से दंगे होते रहते हैं, वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से होते हैं, धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, इस वजह से दंगे होते हैं, धार्मिक दंगे इसी वजह से होते हैं। लेकिन उसी में से ये भी था एक। अब ये इसने क्या जो है किया कि भारत में सोना लूटना है और भारत के मंदिरों में जो मूर्तियां रखी हैं उनको तोड़ना है। तो मंदिर को तोड़ेंगे जिससे हमारे खलीफा जो है खुश होंगे, हमारा अल्लाह खुश होगा। अल्लाह नहीं खुश होता है, इस बात को तो अल्लाह को पता भी नहीं है, लेकिन वो जो है मूर्तियों को, मंदिर तोड़ता था, मंदिर में मूर्तियों को तोड़ता था। तो इसीलिए इसको कहा गया मूर्ति भंजक। क्या कहा गया? मूर्ति भंजक। तो इसकी एक उपाधि थी मूर्ति भंजक, मूर्ति को भंग करने वाला। तो मूर्ति भंजक कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। और इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मतलब काफिरों को मारने वाला। काफिर मतलब जो मुस्लिम्स नहीं हैं उनको मारने वाला क्या कहलाता है? गाजी। तो इसने गाजी की उपाधि धारण की, काफिरों की हत्या करनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से जो है महमूद गजनवी जो है भारत में 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण करता है। हेनरी इलियट इतिहासकार थे, उन्होंने ऐसा कहा है। इतिहासकार का नाम याद होना चाहिए आपको, क्या नाम था? हेनरी इलियट। लेकिन सभी आक्रमण महत्वपूर्ण नहीं है। पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण जो किया, जयपाल को खत्म किया। इसके बाद में हम चले आते हैं, बहुत सारे और आक्रमण हुए बीच में, लेकिन जो प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में वो महत्वपूर्ण आक्रमण से ही आते हैं। 14वां आक्रमण किया 1019-20 ईस्वी में। 14वां आक्रमण कब किया? 1019-20 ईस्वी में किया। इसने जो है यहाँ पर एक शासक था जो है आपका चंदेल वंशीय शासक। ये क्षेत्र पूरा जो है उस समय बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ये पूरा क्षेत्र क्या था? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। यहाँ पर चंदेल शासक विद्याधर हुआ करता था, हिंदू शासक था, चंदेल वंश का शासक था विद्याधर। इस क्षेत्र में जो है अभी भी जाओगे तो खजुराहो वगैरह वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। तो यहाँ का विद्याधर चंदेल शासक जो था, जब इसका 14वां आक्रमण होता है महमूद गजनवी का 1019-20 ईस्वी में, तो फिर विद्याधर एक ऐसा हिंदू शासक था जिसने महमूद गजनवी का लोहा लिया। उसने, बाकी सब शासक बीच में क्या होते थे? छोड़ छाड़ भाग जाते थे, कुछ आते थे लड़ते थे, कुछ लड़के मर जाते थे और कुछ भाग जाते थे। लेकिन इसने जो है डट कर मुकाबला किया और युद्ध जो है अनिर्णायक रहा, टाई हो गया युद्ध, न किसी की जीत हुई न हार हुई। इसने बराबर मौका ली, मतलब मुकाबला किया। देखो, अब इसको चाहते ना तो इधर के शासक जो है गुजरात के सोलंकी और इधर के जो है मगध वाला क्षेत्र जो था, इधर के शासक और दक्षिण के जो है ये सब शासक चाहते इसको जो है सपोर्ट करते, और या यहीं पर अगर सपोर्ट करते, मान लेते हैं जयपाल का ही सपोर्ट करते सारे भारत के राजा, तो ये क्या आगे बढ़ने की हिम्मत होती? यहीं पर बैरियर बनकर खड़े हो जाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन हम तो अपने में मस्त थे, हमें, क्योंकि ये लोग मतलब सपोर्ट, एक दूसरे के सपोर्ट भी नहीं करते थे, तो कौन आएगा तुम्हारा सपोर्ट करने? अभी आप पृथ्वीराज चौहान को हम देखेंगे, वहाँ पर जयचंद जो है, जयचंद ने उसको धोखा दिया, क्योंकि जयचंद की बेटी का अपहरण कर लिया था उसने, ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। तो ऐसे कार्य करते थे, तो कौन सपोर्ट में आएगा? इसीलिए भारत में सपोर्ट नहीं करते थे एक दूसरे शासकों का। तो ये जो है भारत में आता है तो 14वां आक्रमण करता है, कहाँ पर? जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, जहाँ पर विद्याधर नामक एक हिंदू शासक था जिसने बराबर लोहा लिया। तो ये भी याद रखना, यहाँ से प्रश्न आते हैं कि वो भारतीय हिंदू शासक कौन था जिसने सबसे पहले महमूद गजनवी का डट कर मुकाबला किया
और युद्ध को जीतने नहीं दिया। कौन शासक था? विद्याधर। किसका, कहाँ का शासक था? चंदेल शासक था बुंदेलखंड का। ठीक, इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटित होती है। 1025-26 ईस्वी में 16वां आक्रमण होता है गुजरात के सोमनाथ में। यहाँ पर है क्या? सोमनाथ मंदिर। गुजरात में यहाँ पर क्या है? सोमनाथ मंदिर। गुजरात में मैंने बताया था चालुक वंशियों का शासक हुआ करता था। किसका शासक होता था? चालुक वंशियों का। चालुक वंशियों का शासक यहाँ पर भीम प्रथम राजा था। कौन था उस समय? भीम प्रथम राजा था, चालुक वंशी शासक। सोलंकी शासक भी कहते हैं, चालुक वंशी शासक भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखना, सोलंकी शासक और चालुक वंशी शासक। कौन था यहाँ? भीम प्रथम। भीम प्रथम के समय 1026, 1025 दोनों डेट याद रखना। कभी 1026 पूछ लेता है, कभी 1025 पूछ लेता है, इसलिए हम दोनों बताते हैं, क्योंकि इतिहास में डेट्स में बहुत ज़्यादा जो है क्लियरिटी नहीं है, इतिहासकार अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए 1025 और 26 दोनों इसलिए बता रहा हूँ। तो 1025-26 की ईस्वी में जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है। अब प्रश्न आता है कि सोमनाथ मंदिर में जो है किसकी मूर्ति थी? तो शिव भगवान की मूर्ति थी। शिव भगवान का वो टेम्पल था, शिव टेम्पल था, तो लॉर्ड शिवा का ये टेम्पल था। यहाँ पर आक्रमण करता है और अपार सोना यहाँ से लूट कर ले जाता है। बहुत भारी मात्रा में सोना यहाँ से लूट करके ले जाता है। ये ऐतिहासिक घटना थी। तो इसके बारे में लोग जानते भी हैं, नहीं इतिहास पढ़ते हैं वो भी जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनवी ने। क्योंकि इसने तो शपथ खाई थी कि खूब सोना लूटना है और मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनको खंडित करना है, तोड़ना है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? मूर्ति भंजक। क्या कहा गया? मूर्ति भंजक। तो बुत शिकन या मूर्ति भंजक, बुत शिकन भी कहते हैं। बुत मतलब मूर्ति ही होती है, बुत मतलब मूर्ति ही होती है, बुत शिकन या मूर्ति भंजक एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से इसने जो है लूटा। अब सोना यहाँ से ले करके, मंदिर का बहुत सारा सोना यहाँ से ले करके जा रहा था पंजाब वाले रास्ते से वापस अपने गजनी। कहाँ जा रहा था भाई? लूटपाट करके गजनी ही जाता था इन दर्रों के माध्यम से। यहाँ कभी इसने ये नहीं कि जीत लिए हैं तो एक कोई शासक बैठा दे, इसका ये मकसद था ही नहीं। यहाँ से लूट करके जा रहा था। यहाँ पर बैठे थे जाट। जाटों के बारे में तुम जानते ही हो, जो जाट आज हैं। तो यहाँ पे जाट बैठे थे, उनको खोखर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खोखर। खोखर जाति के जाट थे। अब वो भी जो है इसी तरीके से लुटेरे थे, लूटपाट करते थे। तो इनको लगा कि हमारे कक्का आ रहे हैं महमूद गजनवी सोना लेकर के, चलो रास्ते में ही लूटते हैं। लूटना शुरू कर दिया खोखरों ने, जाटों ने। अब ये बेचारा ये तो सोच रहा था हमको कौन रास्ते में लूट सकता, हम तो खुद ही लुटेरे हैं, हमें कौन लूटेगा। अब इनके भी बाप मिल गए लूटने वाले, कौन? जाट। भाई लूट पीट करके चला गया, लूट पीट करके चला गया। अब चला गया, शांत तो बैठेगा नहीं, गजनी शांत तो बैठा नहीं। फिर उसने प्रतिज्ञा ली, मुझे जाटों को ख़त्म करना है, बर्बाद करना है। तो 1027 ईस्वी में 17वां लास्ट आखिरी आक्रमण हुआ जाटों के खिलाफ। जो पंजाब वाले क्षेत्र में थे, पंजाब का मतलब भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब। पंजाब का मुख्य भाग तो पाकिस्तान में चला गया है। पंजाब किसको कहा है? 5 नदियों का क्षेत्र जो है, 5 नदियों के संगम वाला क्षेत्र पंजाब कहलाता है। आब मतलब जल होता है, और पंजाब पंज का मतलब 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। तो ओरिजिनल पंजाब आज कहाँ है? पाकिस्तान में है, और बाकी बचा हुआ थोड़ा सा भाग हमारे भारत में है, ये वाला। तो इस तरीके से पंजाब के खोखर, पंजाब के जो है जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में पुनः आक्रमण करता है, जो महमूद गजनवी का आखिरी आक्रमण था। महमूद गजनवी का कैसा आक्रमण था? आखिरी आक्रमण था। और जाटों को यहाँ मारता है, पीटता है, मार पीट कर फिर चला जाता है गजनी। अब बुढ़ा हो गया तो मरना तो है ही है। अब ये मरता है, इसके बीच काफ़ी उठापटक होती है गजनी में। कई सत्ता आते हैं, कई जो है राजवंश आते हैं, शासन करते हैं, लेकिन उनका हमारे देश में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसे आक्रमण हुए नहीं। भारत अपना शांति से जी रहा था, सब कुछ हो रहा था। इसके बाद इसी के खानदान का एक पैदा होता है मोहम्मद गौरी। कौन पैदा होता है? मोहम्मद गौरी। वो भी तुर्क था। हमने तुर्क में जो है अलप्तगीन ने आक्रमण नहीं किया था, उसका दास, उसका गुलाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने पहला आक्रमण किया था, पहला असफल आक्रमण किया, और सफल आक्रमण पहला किसने किया? महमूद गजनवी ने। अब यहाँ शुरू होता है मोहम्मद गौरी का काल। मोहम्मद गौरी का काल शुरू होता है। मोहम्मद गौरी जो है इसी क्षेत्र में, गजनी वाले क्षेत्र में शासक बनता है। मोहम्मद गौरी गजनी वाले क्षेत्र में शासक बनता है गौर वंश के नाम से। गौर वंश के नाम से उसका जो है शासन सत्ता स्थापित होती है। कहाँ पर?
गजनी में, इसलिए वो गौरी कहलाया। उसने गौर वंश की मतलब गौर वंश की स्थापना तो नहीं की, गौर वंश का शासक था, इसलिए जो है क्या कहलाया, गौरी कहलाया। गोरा नहीं था, गोरा रहा होगा, लेकिन गोरा रहने की वजह से गौरी नहीं, गौर वंश का ये क्या था, शासक था, इसलिए इसको क्या कहा गया, मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी का जो है आक्रमण का काल होता है 75 से लेकर के 1206 ईस्वी तक। इसने कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की थी कि हमें हर साल आक्रमण करने हैं भारत पर, लेकिन इसका मकसद अलग था। पहला तो मकसद ये था कि चलो ठीक है, जो खलीफा हैं उनको दिखाना है कि हम भी जो है ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, आपने हमें सुल्तान बनाया है, राजा बनाया है, तो हम जो है आपके जो मतलब बनाने आपने चुना है तो उसमें हम खरे उतरेंगे। तो इसने जो है ऐसी शपथ तो नहीं ली कि भारत में हर साल आक्रमण करना है, लेकिन फिर भी इसने भारत में आक्रमण किए और आक्रमण के साथ इसने भारत में जो है अपनी एक शासन सत्ता भी स्थापित करने का प्रयास किया। तो अब देखते हैं ये इतिहास में परिवर्तनकारी जो है आक्रमणकारी रहा। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन इतिहास को इसने परिवर्तित कर दिया, पूरी तरीके से बदल दिया, और ये मोहम्मद गौरी ही था। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहला आक्रमण होता है इसी वाले क्षेत्र में खैबर और गोमल दर्रे के सहायता से। ये भी लूटने का मकसद था, लेकिन साम्राज्य विस्तार करने का भी इसका मकसद था। भारत में साम्राज्य, अपनी सीमा जो यहाँ गजनी था, गजनी से भारत तक इसका साम्राज्य विस्तार करना था, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में तो इसके काका बैठे थे, अरब क्षेत्र के, ईरान के जो है लोग बैठे थे, शक्तिशाली थे, और उन्हीं से तो धक्का खा करके इधर भागते थे सब। वो उधर से खदेड़ते थे तब इधर भागते थे, इधर जाएंगे तो मारे जाएंगे पश्चिम साइड में। तो ये पूरब ही बचता था, और पूरब के बारे में पता था कि भारत में जो है सोना ज़्यादा है, लेकिन उतने ही ज़्यादा भारत के लोग क्या हैं, बटे हुए हैं। भारत के लोग उतने ही ज़्यादा बटे हुए हैं, भाईचारा आपस में इतना नहीं है। वहाँ पर जो है पूरा देश छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा ये भी उठाया मोहम्मद गौरी। और 1175 ईस्वी में इसका, यहाँ 12 लिख रखा है क्या, अरे बता दिया करो, 1206 तक तो इसका आखिरी हुआ था, 1175 से। तो 1175 में ये पहला आक्रमण करता है। इसके बाद में जो है 1178 वाला आक्रमण जो होता है वो एक महत्वपूर्ण आक्रमण होता है। हाँ देखो, अब इसको समझो, गुजरात में होता है, वहीं पे जहाँ पर सोमनाथ वाले क्षेत्र में हुआ था। ग्यारह 1178 में इसी क्षेत्र में आक्रमण करता है कौन, गौरी, जो एक महत्वपूर्ण आक्रमण था 1178 ईस्वी में गुजरात में आक्रमण करता है। गुजरात में चालुक्यवंशी शासक थे, कौन थे, चालुक्यवंशी शासक। और इस समय शासक यहाँ था भीम द्वितीय। भीम प्रथम तो महमूद गजनवी के समय था। भीम प्रथम किसके समय था, महमूद गजनवी के समय। जब सोमनाथ पे आक्रमण होता है 1025-26 में महमूद गजनवी के समय, तो उस समय कौन शासक था, भीम प्रथम। और भीम द्वितीय अब था गौरी के समय, कहाँ पर, गुजरात में। कौन था, भीम द्वितीय, चालुक्यवंशी शासक भीम द्वितीय, और इसका नाम था मूलराज द्वितीय। दूसरा नाम क्या था, मूलराज द्वितीय। दूसरा नाम इसका मूलराज द्वितीय भी था। तो मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय के समय गौरी 1178 ईस्वी में कहाँ आक्रमण करता है, गुजरात में। और भीम द्वितीय भीम प्रथम की तरीके से भागता नहीं है, युद्ध में डटकर मुकाबला करता है, और गौरी को जो है युद्ध में क्या करता है, परास्त करता है। तो प्रश्न यहाँ से आते हैं, मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था, भीम द्वितीय था। प्रश्न आते हैं इतिहास में कि मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था, भीम द्वितीय था। तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को गुजरात में जो है युद्ध में हराया, और ये गौरी वापस चला जाता है गजनी। वापस कहाँ चला जाता है, गजनी। इसके बाद में इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण होता है 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में दिल्ली और जो है आपका अजमेर वाले क्षेत्र में एक शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान भी कहा गया है। वो कहाँ का शासक था, अजमेर का, दिल्ली और अजमेर का शासक था, चौहान शासक था, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका पहला आक्रमण होता है 1191 ईस्वी में। यहीं पर तराइन मैदान है, यहाँ पर क्या है, तराइन मैदान। तो तराइन मैदान में पहला युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है, गौरी और चौहान के बीच, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 1191 ईस्वी में होता है गौरी और
पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान एक मूवी भी आने वाली है, देखना, ठीक है, वो इसी बनाई जा रही है। तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच जो है प्रथम युद्ध होता है तराइन का। कौन से मैदान में होता है? तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में होता है और पृथ्वीराज चौहान गौरी को क्या कर देता है? हरा देता है। गौरी को युद्ध में परास्त कर देता है। गौरी हार जाता है, पहले युद्ध में गौरी इससे हार जाता है। हार करके गौरी फिर अब कहाँ चला जाता है? गजनी। और इसके बाद अगले साल ही 1100, अब हारा हुआ व्यक्ति भाई नया नया जो है आक्रांता था, मुसलमान धर्म अपनाया था। अब जो है हारा हुआ व्यक्ति दोबारा फिर आक्रमण करता है, कहता है मैं जो है पृथ्वीराज चौहान को हराऊंगा तो जरूर। फिर आता है तराइन के मैदान में, दोनों डटते हैं वहीं जहाँ पर लड़ाई हुई थी। जिस शिविर में पहले था गौरी, उसी शिविर में आकर के पुनः जो है शिविर स्थापित करता है और पृथ्वीराज चौहान से पुनः युद्ध करता है। तो ये युद्ध कहलाता है 1192 वाला। कौन सा युद्ध? पानीपत, वो तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? हार होती है। लेकिन लड़ता बहुत पावर से है, शक्ति से लड़ता है, शक्ति से मुकाबला करता है। और उसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। जिसका क्या नाम था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो, एक जो है खंड, काव्य खंड लिखा है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो काव्य खंड। कविता के माध्यम से उसने कहानी को लिखा है। चंद्रबरदाई बहुत परम मित्र था। और वो देखो जो कवि होते हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। कहते ना, एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। रवि का मतलब जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचे वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। इतनी कल्पना उनकी भयंकर होती है, कविता में कुछ भी लिख सकते हैं। तो इतनी भयानक जो है उनकी जो है दृष्टिकोण होती है कि वो कुछ भी सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसने अपने किताब में कुछ बात लिखी है, इतिहासकार कुछ लिखते हैं। उसने ये लिखा है कि यहाँ पर हमारा मित्र कौन था? पृथ्वीराज चौहान। हारा तो जरूर, घुटने टेक दिए और उसको बंदी बना करके गजनी ले गया। कौन? गौरी। अब वहाँ पर बंदी बना लिया और वहाँ पर एक जो है धनुष का जो है वो एक मतलब प्रतियोगिता हो रही थी, धनुष बाण की, निशानेबाजी की कह सकते हो। अब निशानेबाजी की प्रतिज्ञा हो रही थी, राजा जीता हुआ मस्त बैठा था, गौरी देख रहा था। अब साथ में चंद्रबरदाई भी गया था। चंद्रबरदाई ने राजा से कहा कि अरे तुमको अगर प्रतियोगिता देखनी है तो हमारे राजा की देखो, पृथ्वीराज चौहान की। आंखों पे हम पट्टी बांधेंगे और निशाना साधेंगे। कहे ठीक है, हमारे राजा को शब्द भेदी बाण आते हैं, बस वहाँ पर जहाँ निशाना करना है वहाँ पर खटाक की आवाज़ करना, हमारे राजा धनुष चला देंगे। ठीक है भाई, तब तो और आनंद आएगा। ऐसा अब उसको लाया गया कारागार से, पृथ्वीराज चौहान को आँख पे पट्टी बांधी गई और इसने नाप लिया था चंद्रबरदाई ने कि गौरी कहाँ बैठा है। पूरा भाई बताया ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि, तो पूरा नाप जोख लिया था कितनी दूरी पर है। आ करके कविता पढ़ता है उसके कान में कि इतने पग पे जो है गौरी बैठा हुआ है, वहाँ से वो आदेश करेगा तीर चलाने की, उधर ही ठोक देना। अब ये जैसे ही गौरी आदेश करता है कि हाँ चौहान निशाना साधो, निशाना तो साधना था दूसरी जगह जिधर प्रतियोगिता चल रही थी, लेकिन इसने आवाज़ सुनते ही इसके कान जो है खड़े हुए, आँख पे तो पट्टी बंधी थी, कान खड़े हुए उधर ही धनुष घुमा दिया और ठोक दिया, गौरी को मार दिया वहीं पर। तो ऐसा कौन लिखता है? चंद्रबरदाई लिखता है अपने पृथ्वीराज रासो के कविता में, काव्य खंड में। और फिर बाद में ये लिखता है कि हमने जो है फिर बाद में अपने मित्र को, क्योंकि वहाँ तो अब जब मार दिया राजा को तो बच के आना तो मुमकिन नहीं था, तो हमने अपने राजा को चाकू घोंप दिया और बाद में मैंने भी आत्महत्या कर ली वहीं पर। तो ऐसा ये काव्य खंड में लिखता है। लेकिन इतिहासकार इस बात को मानते नहीं। इतिहासकार ये कहते हैं कि क्योंकि बाद में देखो इतिहास साक्ष्यों पर आधारित होता है, किताबों में जो बात लिख गई हैं वो इतनी ज़्यादा तस्दीक नहीं होती। साक्ष्य क्या मिलते हैं? वहाँ पर सिक्के मिलते हैं और सिक्के में एक तरफ गौरी का चित्र होता है, मोहम्मद गौरी का, और एक तरफ चित्र होता है पृथ्वीराज चौहान का। तो इस सिक्के, जब इतिहासकार सिक्कों को देखते हैं या कोई मृतभांड मिल गया, कोई इस तरीके से पुरातात्विक साक्ष्य मिल गए, तो उस पर इतिहास उसी पर रचा जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, मोहम्मद गौरी के साथ गया नहीं था, उसने घुटने टेक दिए, कहा भैया तुम्हारे ही नाम से हम शासन सत्ता चलाएंगे, तो तुम्हारे नाम से चलाएंगे तो हम हमारे जो सिक्के होंगे उस पर तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी चित्र होगा। तो ऐसा इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, बताते हैं।
बाद में इसके बाद में इसका बेटा जो है शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान का, वो भी मतलब उस बेटे को बना गया, इसको दास्ता स्वीकार कर ली थी, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। लेकिन काव्यखंड में अभी भी है इसका काव्यखंड, पृथ्वीराज रासो नाम से काव्यखंड अभी भी है, तो उसको लोग पढ़ते हैं, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन उसमें भेद है, ये तो हमने कहानी थी इसको बताई यहाँ पर। तो इस तरीके से 1191 1192 तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध में हार हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। और यहीं पर कन्नौज क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, कन्नौज क्षेत्र है। यहाँ पर एक गहड़वाल शासक था जिसका नाम था जयचंद, जिसका क्या नाम था, जयचंद। 1194 ईस्वी में जयचंद को हराने के लिए चंदावर के मैदान में, इटावा और जो है कन्नौज के बीच में पड़ता है चंदावर का क्षेत्र, क्या पड़ता है, चंदावर का क्षेत्र। चंदावर के क्षेत्र में 1194 ईस्वी में जयचंद और गौरी के बीच युद्ध होता है। कहाँ पर, चंदावर के मैदान में। अब जयचंद अगर चाहता तो पृथ्वीराज चौहान की हेल्प करता कि नहीं करता, इधर से पीछे से सेना ले जाता, पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट करता और गौरी को दूसरे युद्ध में भी परास्त करके भगा दिया होता। जब बार बार हारेगा युद्ध में तो वो भी पस्त हो जाएगा कि अब भारत नहीं चलना है, क्योंकि भारत में सब एक हैं, भारत में सभी एक हैं। लेकिन इसने स्वयंवर में, पहले स्वयंवर होते थे भाई शादी वादी करने के लिए, तो इसने स्वयंवर रचाया था और पृथ्वीराज चौहान बुढ़ा था और उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया शादी करने के लिए कि हम जो है तुम्हारी बेटी से हम शादी करेंगे। तो उस स्वयंवर में जो है ज़बरदस्ती आकर के अपहरण कर लेता है, संयोगिता नाम था उसकी बेटी का, संयोगिता का अपहरण कर लेता है और उससे शादी कर लेता है। जयचंद खार खाया हुआ था, लेकिन इससे शक्तिशाली नहीं था, अगर चाहता तो आक्रमण करके इसे युद्ध करता, लेकिन शक्तिशाली नहीं था। और बल्कि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जयचंद ने ही बुलाया था उसको, किसको, मोहम्मद गौरी को, कि आ करके हमारे कक्का बैठे हुए हैं, इनको आप परास्त करो, इनके पास अपार सोना है, अपार चांदी है, सब कुछ लूटो लाटो। तो इसीलिए आता है 1191 ईस्वी में पहला तराइन का युद्ध होता है, फिर दोबारा होता है। लेकिन वही कहा कि जब तुम अपने भाई के सगे नहीं हुए तो हमारे सगे कब होगे। गौरी इस बात को जानता था, इसने कहा तुम्हें भी परास्त करता हूँ, तुम्हारे कक्का को तो ख़त्म किए, अब आगे बढ़ता हूँ, अब पहुँचता हूँ कन्नौज। तो कन्नौज वाले क्षेत्र में आते हैं गहड़वाल वंशी शासक जयचंद से युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। तो चंदावर का युद्ध होता है, इसमें जयचंद को मार देता है गौरी और जो है यहाँ जीत करके वापस चला जाता है। अब इस तरीके से इसके कई आक्रमण हुए, लेकिन 1206 ईस्वी में इसका आखिरी आक्रमण हुआ जाटों के विरुद्ध, खोखरों के विरुद्ध, वही जो जिसको किया था किसने, महमूद गजनवी ने। अब रास्ते में ही पड़ गया होगा जुमा, नमाज पढ़ रहा होगा, तो किसी खोखर ने जो है जा करके नमाज पढ़ते ही मार दिया, किसको, गौरी को। तो 1206 ईस्वी में गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु। अब गौरी के 4 दास थे, महत्वपूर्ण दास थे 4, जिसमें एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक दास था बख्तियार खिलजी। इसी के साथ में बख्तियार खिलजी सेनापति बनकर आया था और वो भारत को रौंदते हुए चला गया था बिहार वाले क्षेत्र में, बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में। पहले बख्तियार खिलजी को निपटाते हैं। बख्तियार खिलजी इसी के साथ आया था सेनापति बनकर, एक सेना की टुकड़ी लेकर कहाँ तक चला गया था, बिहार और बंगाल तक। बिहार में एक विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, और एक विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में था। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने क्या कर दिया, आग लगा दिया। नालंदा में बहुत बौद्ध साहित्य था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था प्राचीन समय से ही, मैंने पढ़ाया है प्राचीन इतिहास में। तो प्राचीन शिक्षा के केंद्र को, नालंदा को और विक्रमशिला को किसने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी ने। ये खिलजी वंश का शासक नहीं था, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना अलाउद्दीन खिलजी वगैरह को, तो उससे कन्फ्यूज मत होना, खिलजी वंश का शासक नहीं था। ये कौन था, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति था, गुलाम था, दास था, मोहम्मद गौरी का दास था, सेनापति था। तो ये जो है यहाँ आता है, लेकिन ये भी बीच में ही मतलब निपट जाता है। इस समय यहाँ का शासक, कभी कोई प्रश्न आ जाता है कि जब बख्तियार खिलजी बंगाल आक्रमण कर रहा था तो बंगाल का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन था। बहुत ही जो है डरपोक टाइप का व्यक्ति था। जैसे ही सुना कि जो है बख्तियार खिलजी की सेना आ रही है, अब ये सब क्या करते थे कि घोड़े चलते थे, घोड़े इनके जो अरब देश के घोड़े बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत तेज भागते हैं, तो घोड़े बैठे थे और तलवार दोनों हाथ में, जो मिल रहा है सबको काटते हुए चले जा रहे हैं, ऐसे नरसंहार करते थे पूरा।
तो ये लक्ष्मण सेन भाग गया, वहाँ से उठ करके भाग गया। तो ये जो है यहाँ पर कब्जा कर लेता है और लखनऊती को अपनी राजधानी बनाता है। किसको बनाता है? लखनऊती को। लखनऊ को नहीं, किसको? लखनऊती को। लखनऊती कहाँ था? पंजाब, बंगाल में था। तो लखनऊती को अपनी राजधानी बनाता है, कुछ समय तक राज शासन सत्ता करता है। लेकिन जो देखो, जो कामगार होते हैं, लड़ने भिड़ने वाले होते हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती। तुमने देखा मीर कासिम 17 साल में आक्रमण किया, 20 साल की उम्र में मर गया, उसको जो है यातना देकर मार दिया गया। तो ऐसे लोग बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। ये यहाँ पर मर जाता है, इसकी कहानी हो जाती है ख़त्म। और एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दामाद भी था, किसका? मोहम्मद गौरी का। गुलाम भी था और दामाद भी था। अपनी बिटिया की शादी किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने। किसके साथ? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है, यहाँ पर लाहौर में अपनी जो है शासन सत्ता स्थापित करता है गुलाम वंश के नाम से। गुलाम वंश के नाम से भारत में अपनी राजधानी बनाता है, किसको? लाहौर को। बाद में राजधानी दिल्ली स्थापित होती है और दिल्ली सल्तनत के नाम से शासन सत्ता चलती है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो एक तो ये हो गया, और दो और थे। एक था कुबाचा, एक और कौन था? कुबाचा। कुबाचा नाम का एक और इसका जो है क्या था? दास था, गुलाम था। किसका? गौरी का। तो वो संभालता है शासन सत्ता कहाँ का? वही जो है पंजाब वाला क्षेत्र और पूरा उधर का क्षेत्र जो था आपका गौर वाला क्षेत्र, गौर साम्राज्य वाला जो है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, वहाँ संभालता है। तो इस तरीके से, लेकिन उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कहानी कहाँ से पढ़नी है अब? वो कुतुबुद्दीन ऐबक से। 1206 ईस्वी से वास्तविक जो मध्यकालीन भारत है कहाँ से शुरू होता है? 1206 ईस्वी तक। अभी तक तो मारकाट चल रही थी। अगर मोहम्मद गौरी नहीं आता तो ऐबक भी नहीं आता, कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं आता, और कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं आता तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी नहीं होती, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी नहीं होती तो भारत में मुस्लिम सत्ता नहीं स्थापित होती और भारत एक हिंदूशाही ही राज्य रहा होता। लेकिन 1206 से लेकर 1506 ईस्वी तक मुस्लिम सत्ता का शासन रहा। मध्यकालीन भारत पूरा मुस्लिम शासकों का रहा। तो ये उनकी मतलब एक शक्ति थी, एक पावर था, जिसकी वजह से वो आए। तो यहाँ पर चलेंगे, चूंकि गुलाम शासक थे तो गुलाम वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश स्थापित किया भारत में, जिसका नाम रखा गुलाम वंश। अब देखो, याद करना है आपको, ये 5 वंश आए, 5 वंश दिल्ली सल्तनत में काम या जो है शासन किया। तो यहाँ मिलान के लिए आ जाता है कि सीरियल से करना है। हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, लेकिन आज देख लो ब्रीफली, जो है समझ लो इसको। हमने जो है पहला था गुलाम वंश, देखो इसको लिखते हैं अभी। देखो इसकी एक वो बनाते हैं, याद करने के लिए एक ट्रिक बनाएंगे। गुल खिला, गुल खिला, गुल खिला तो सैयदा, गुल खिला तो सैयदा लोटी, गुल खिला तो सैयदा लोटी, लूटी, लोटी। हमने एक जो है ट्रिक बनाया है याद करने के लिए कि 5 राजवंश कैसे काम किए। गुल खिला तो सैयदा लोटी। गुल मतलब यहाँ हो गया गुलाम वंश, गुल का मतलब हो गया गुलाम वंश। खिला का मतलब हो गया खिलजी वंश, खिला का मतलब हो गया खिलजी वंश। तो का मतलब हो गया तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। और सैयदा का मतलब हो गया सैयद वंश, सैयदा का मतलब हो गया सैयद वंश। लोटी में यहाँ पर हम लोटी की जगह लोदी लिख देंगे, लोदी वंश। तो इस तरीके से 5 वंश दिल्ली सल्तनत में बारी बारी से आते हैं। पहला आता है गुलाम वंश, दूसरा आता है खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश, चौथा आता है सैयद वंश, 5वां आता है लोदी वंश। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और बाबर, एक और आ गया अफगान तुर्क, एक इलवारी तुर्क आ गया, अफगान नहीं, एक तुर्क और आ गया अब आक्रमण करने। कौन? बाबर आ गया। कहा बेटा अब तुम लोगों की कहानी हम खत्म करते हैं, तुम लोग बहुत शासन कर लिए। और इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच पानीपत के मैदान में, हरियाणा वाले क्षेत्र में क्या है? पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को एक युद्ध होता है। और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी का अंत हो जाता है और भारत में मुगल सत्ता स्थापित होती है। कौन सी सत्ता स्थापित होती है? मुगल सत्ता। मुगल सत्ता स्थापित होती है तो हम लोग पढ़ेंगे, बाबर की कहानी पढ़ेंगे। बाबर के बाद में उसका बेटा हुमायूं,
हुमायूं के बाद में उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद में उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद में उसका बेटा शाहजहां और शाहजहां के बाद में उसका बेटा औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। 1707 ईस्वी तक जो है मध्यकालीन इतिहास चलता है। 1206 ईस्वी से शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास और 1707 ईस्वी तक चलता है। इतने लंबे समय तक भारत में क्या रहा? मध्यकालीन भारत रहा, मध्यकाल रहा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मरने के बाद अब भारत में अंग्रेज आने शुरू हो गए थे, तो भारत में अंग्रेजी सत्ता धीरे धीरे प्रतिष्ठापित होने लगी और परवर्ती मुगल शासक रहे। तो इस तरीके से ये सारा हम लोग कल से बारी बारी से पढ़ेंगे। गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे, सैयद वंश पढ़ेंगे, लोधी वंश पढ़ेंगे, फिर मुगल वंश पढ़ेंगे। ये सब आते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और मुगल वंश जो है एक अलग ही वंश था, एक अलग ही वंश था जिसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद। तो इस तरीके से ये मध्यकालीन इतिहास का पूरा हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे।